वेलकम टू पनेशा ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, अगेन दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आउट ऑफ पंडोरा बॉक्स। कहता क्यों? बिकॉज बीजेपी स्टेट्स हैव नाउ डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्पेसिफिकली उत्तराखंड एंड यूपी। और यह भी खबर है कि एनडीए गवर्नमेंट जो है 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे भारतवर्ष में लागू कर देगी। और नेचुरली इसका विरोध तो होना ही था। पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ, इसके फेवर में अब स्वर सुनाई दे रहे हैं। अब समझते हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और इसका इतना विरोध क्यों है, और व्हाई ऑपोजिशन इज क्लैमरिंग और स्पेसिफिकली सम माइनॉरिटीज कि ये उनके राइट टू रिलीजन की वायलेशन है। इस पूरे वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में और अगेंस्ट पॉइंट समझेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और व्हाई माइनॉरिटीज आर अपोजिंग, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स आर अपोजिंग। हम इसकी भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि बाकी संसार के जो डेमोक्रेटिक देश हैं वहां पर ऐसा क्या, वहां पर किस तरह का रूल फॉलो होता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, जैसे ही बीजेपी के दो स्टेट उत्तराखंड और यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, ये मुद्दा गर्म तो होना ही था, मुद्दा डिबेट का बनना ही था। उसका कारण यह है कि मुद्दतों से ये मुद्दा पेंडिंग है और बीजेपी अपने हर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रॉमिस करती है। और जिस तरह से आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में हटाया गया, उस तरह से ये क्लियर कट होता जा रहा है जो एनडीए रूल्ड गवर्नमेंट है वो शायद इस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बहुत अरसे से पेंडिंग चल रहा है इसको इंप्लीमेंट कर देगा। और इसके विरोध में भी आप देखो तो स्वर आने शुरू हो गए। लोगों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया, इसके फेवर में बोलना शुरू कर दिया। जैसे कि माइनॉरिटीज, खासतौर पे इस्लाम के फॉलोअर जो हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन, इन्होंने भी इसके खिलाफ बोला कि ये इस्लाम के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उनके फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। बेसिकली आप देखो, हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई चोरी करता है या कोई मर्डर करता है तो उसको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, कल्चर, प्लेस ऑफ बर्थ सेम सजा होती है। लेकिन सिविल कोड में ऐसा नहीं है, यानी कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग पंथ अपने रिलीजन के हिसाब से मैरिज के रूल डिसाइड करते हैं, सेपरेशन के रूल यानी कि डाइवोर्स के रूल डिसाइड करते हैं, अडॉप्शन के रूल डिसाइड करते हैं। इवन इन धर्मों में उनके डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके भी डीलिंग में ये अलग अलग रूल हैं। लेकिन आप हैरान होंगे ऐसा क्यों? जब हमारे देश में क्रिमिनल कोड सेम है तो समान आचार संहिता क्यों नहीं, सिविल कोड क्यों सेम नहीं? तो इसका शुरुआत अंग्रेजों के समय से ही हो जाती है और इसकी शुरुआत डिफरेंट रिलीजन के ओरिजिन से भी होता है। आजादी से पहले जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो उन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, बट बिकॉज ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट और माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में और डिवाइड एंड रूल के चक्कर में उन्होंने इसको फुल फ्लेज इंप्लीमेंट नहीं किया। जब हम आजाद हुए, और आजादी भी आपको तो पता ही है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुई, यानी कि इंडिया जो था वो डिवाइड हो गया, पाकिस्तान इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए बन गया और इंडिया बाकी फॉलोअर्स के लिए बन गया। हालांकि इंडिया को सेकुलर कंट्री डेवलप करने का प्लान बनाया गया और जब हमारा संविधान बन रहा था तो इट वाज आल्सो डिबेटेड कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। जब क्रिमिनल कोड सेम है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? बट इस्लाम के फॉलोअर्स ने प्रेशराइज किया कि भाई आप जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो इंडिया में विश्वास रखती है, वो जाना नहीं चाहती पाकिस्तान में, आप उनके विश्वास को तोड़ो मत। इसीलिए इस प्रेशर में आकर जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इमीडिएटली लागू नहीं करेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 के तहत रख दिया। जब ये बात भीमराव अंबेडकर से भी पूछी गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये ग्रेजुअल होना चाहिए। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल तो है, लेकिन ये ग्रेजुअल होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। वी कैन नॉट फोर्स। बट 26 नवंबर 1949 से लेकर आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हो पाया। क्यों नहीं लागू हो पाया? और खास तौर पे माइनॉरिटी ग्रुप्स, स्पेसिफिकली इस्लाम के फॉलोअर्स कहते हैं कि ये
संविधान के खिलाफ है और जो संविधान उनको राइट टू रिलीजन देता है उसके खिलाफ है। हम बात करते हैं कि संविधान में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि दे आर कोटिंग दिस और कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। हम बात करें तो फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो स्पेसिफिकली इंडियन नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी कि वो राइट्स हैं जिनके वायलेशन पर डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में ये राइट टू रिलीजन मेंशन्ड है। आर्टिकल 25 में लिखता है कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आजादी है कि आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं उसको प्रोफेस कर सकें, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। और 26 में लिखता है कि ये सभी नागरिकों को आजादी है कि जिस धर्म से भी हैं उस धर्म को वो आराम से उसके रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सके, हाँ, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। आर्टिकल 27 में लिखता है कि नोबडी वुड बी फोर्स्ड टू पे रिलीजियस टैक्स, और जो सरकार है किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं ले सकती। हाँ, सभी धर्मों को प्रमोट करने के लिए सरकार टैक्स ले सकती है, लेकिन पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए ऐसा नहीं कर सकती। अब ये जो आर्टिकल्स हैं ये राइट टू रिलीजन हैं, जो कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, उनको अपने धर्म, अपने पंथ को आजादी से फॉलो करने और उसको मानने का अधिकार देता है। अब इसी राइट्स की दुहाई माइनॉरिटी कम्युनिटीज दे रही हैं कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो वो उनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। लेकिन सवाल आता है, जब डीपीएसपी बनाया गया जिसमें आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा गया, तो डीपीएसपी में क्यों लिखा गया? अगर आप इसे और थोड़ा डिटेल से समझो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये संविधान के पार्ट 4 में मेंशन्ड है, और इसमें जो भी राइट्स हैं दैट आर नॉन जस्टिसेबल, मीनिंग देयरबाय आप इनके वॉलेशन पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और देयर आर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, इनके वॉलेशन पर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये दो डिस्टिंक्शन क्यों? एक्चुअली कुछ राइट्स ऐसे थे जो पॉलिटिकल राइट्स थे, सोशल राइट्स थे, उन्हें देना जरूरी था, और कुछ इकोनॉमिक राइट्स, कुछ सोशल राइट्स जिन्हें इमीडिएटली लागू नहीं कर सकते थे, जहां स्टेट के पास रिसोर्सेस नहीं थे। इसीलिए जो कि बहुत ही एसेंशियल थे उन्हें तो फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया, और जो एसेंशियल थे लेकिन ग्रेजुअली इंप्लीमेंट होने थे और स्टेट के पास उतने पैसे भी नहीं थे, जैसे राइट टू वर्क, सरकार के पास उतने पैसे नहीं थे कि सबको राइट टू वर्क दे दे, राइट टू फूड दे दे, इसीलिए उन्हें डीपीएसपी में रखा गया और यह कहा गया कि सरकार स्लोली इसे इंप्लीमेंट करेगी। इवन भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा कि अगर सरकारें इसे नहीं इंप्लीमेंट कर रही हैं तो दे आर नॉट इंप्लीमेंटिंग एट देयर ऑन प्रिल, मीनिंग देयरबाय कि नेक्स्ट टाइम लोग उनको वोट नहीं देंगे। इसीलिए आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने ये साफ साफ हिदायत दी स्टेट को कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दो। लेकिन सवाल अगेन आ जाता है कि इसमें क्या है कि माइनॉरिटीज इसको विरोध कर रहे हैं और वो अपने अधिकारों का हनन से जोड़ते हैं। इवन इस्लाम के फॉलोअर्स, जो आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर में, और इवन 35A जो हटाया गया, इसे भी इस्लाम से जोड़ते हैं कि ये भी मुस्लिमों के खिलाफ है। अब हैरान होंगे कि भाई 370 मुस्लिमों के खिलाफ कैसे हो सकता है? एक्चुअली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की वो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि यहाँ पे पंडित भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ पे और भी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। तो ये कहना कहाँ का जस्टिफाइड है कि आप 370 हटा रहे हो तो आप एंटी इस्लाम हो, एंटी मुस्लिम हो? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 35A एक ऐसा सेक्शन है जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को यह पावर देता था कि वो रेजिडेंट डिसाइड कर सके कि कौन परमानेंट रेजिडेंट है। और आप हैरान होंगे, जो लड़कियां जम्मू कश्मीर से बाहर इंडिया के किसी और स्टेट के किसी नागरिक से शादी करती हैं तो आप हैरान होंगे कि वो लड़कियां अपने प्रॉपर्टी के अधिकार गवा देंगी। ये कैसा रूल है भाई? सपोज करो जम्मू कश्मीर की लड़की है पंजाब के लड़के से शादी कर रही है तो शी विल लॉस्ट हर प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि उसको जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेंगे। ये कहीं का न्याय नहीं है। तो इस तरह के ये जेंडर अगेंस्ट रूल थे जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने अबॉलिश कर दिया। इवन इस्लाम के फॉलोअर्स कहते हैं कि ये शरिया के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि
कि कई इस्लाम के जानकार जो हैं उन्होंने कहा कि शरिया तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के 200 से 300 साल के बाद लिखा गया, तो आप ये कैसे जोड़ सकते हो कि शरिया जो है कुरान के साथ जुड़ा हुआ है? कुरान जब लिखी गई उससे 203 साल बाद शरिया बना, तो शरिया लोग जिन्होंने भी बनाया उन्होंने अपने ईज के हिसाब से उसको बनाया। और आप हैरान होंगे, जो मुस्लिम देश भी हैं वहां पे भी कंप्लीट शरिया नहीं लागू होता, और इसमें अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि डिफरेंटली लोग डिफाइन करते हैं और डिफरेंटली इंप्लीमेंट करते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शरिया के हिसाब से कुछ और है और लोग इंप्लीमेंट कुछ और करते हैं। तो यह कहना कि कुरान के खिलाफ है या बाकी लोगों के खिलाफ है, ये सरासर नाजायज है, गलत है। अब बात करते हैं कि आज तक कोई एफर्ट ही नहीं हुआ। बहुत सारे एफर्ट हुए, बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हुई। क्यों? क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से। पहला अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो नेहरू ने ही खेला। मैं हालांकि नेहरू को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इट इज ट्रू, जब 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसी समय नेहरू को इसे लागू कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सिमिलर यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए बेनिफिशियल था। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो खासतौर पे फीमेल्स के फेवर में है, यानी कि ये जो डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं ये मेल सपोर्टिव हैं और फीमेल के अगेंस्ट हैं। मैं इसको साबित करूंगा कि किस तरह से जो पर्सनल लॉज हैं डिफरेंट रिलीजन के, वो सब एंटी फीमेल हैं, एंटी जेंडर हैं। मगर 1947 के बाद भी नहीं लागू हुआ। फाइनली एक केस आया शाहबानो का, जिसके वकील हस्बैंड ने तलाक दे दिया, वो भी जब वो 62 इयर्स की एज में थी। बेचारी अब कहां जाती, कहां भटकती, किसके भरोसे रहती? उस समय इनके हस्बैंड ने इन्हें तलाक दे दिया। अब हुआ क्या? मेहर की रकम जो निकाह नामा में तय होती है वो तो बहुत कम थी, वो भी हस्बैंड ने देने से मना कर दिया। और मेहर की रकम सिर्फ इद्दत पीरियड के समय ही दी जाती है, यानी कि तलाक के 90 डेज के दौरान, यानी कि 3 महीने के दौरान, उस दौरान ये मेहर की रकम मिलती है। और जो फीमेल है या तो दूसरी शादी कर ले या उसको कोई और संभाल ले। मतलब यानी कि इसे मेंटेनेंस नहीं दिया गया, खर्चा नहीं दिया। अब 62 साल की महिला से कौन शादी करेगा, या कौन उसका रिश्तेदार है उसको संभालेगा? इस तरह से बेचारी ये, क्योंकि चलो वकील फैमिली से जुड़ी थी इसलिए हिम्मत दिखाई और इसने अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसे एलमनी मनी मेंटेनेंस देने का फैसला दिया। लेकिन उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और अभी अभी राजीव गांधी के मदर का देहांत हुआ, अभी अभी राजीव गांधी के मदर को मार दिया गया था। तो राजीव गांधी प्रेशर में आ गए मुस्लिम्स के कि भाई आप ये एंटी मुस्लिम्स, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है इसलिए आपको खत्म करना होगा, क्योंकि इस्लाम में इद्दत के बाद किसी तरह का मेंटेनेंस देने की कोई बात नहीं है। राजीव गांधी प्रेशर में आ गए और उन्होंने इसे ओवरटर्न कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया। और इन पे इल्जाम लगा अपीजमेंट पॉलिटिक्स का। बिल्कुल सही कि भाई जो एंटी जेंडर है, फीमेल के खिलाफ है, आप धर्म के नाम पर कैसे उसको अप्रूव कर सकते हो? ये उस समय भी है। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक नया हिम्मत दिखाई, 2019 में ट्रिपल तलाक बैन किया, यानी कि इंस्टेंट तलाक, कॉफी टाइप तलाक, व्हाट्सएप तलाक, फेसबुक तलाक, इसे बंद किया। हालांकि आप हैरान होंगे, बाकी मुल्कों में, इवन पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में जो इंस्टेंट तलाक है, कॉफी टाइप तलाक है, फेसबुक टाइप तलाक है, व्हाट्सएप टाइप तलाक है, वो बैन है। मुस्लिम्स में तलाक जो है 3 बार बोला जाता है, लेकिन 3 महीने के पीरियड में बोला जाता है। मगर जो एक नया ट्रेंड बन गया था इंस्टेंट तलाक, यानी कि लगातार 3 शब्द एक साथ ही बोल देने, व्हाट्सएप करके बोल देना, फेसबुक पर लिख देना, चिट्ठी भेज देना, ये ट्रेंड बन गया था। और आप हैरान होंगे 2019 में इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। 1947 से लेकर 2019 तक बाकी मुल्क सुधर गए, लेकिन हमारा देश नहीं सुधर रहा था। क्यों? क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स। कहते हैं कि भाई कोई कचरे में गिरा है तो हमें क्या जरूरत है, हम क्यों उठाएं, खुद ही उठे। इस तरह की कांग्रेस की सोच रही थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने तो हिम्मत दिखा दी और बाकी बाद में जो सरकार ने इसके खिलाफ लॉ बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था और बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी काम करना बाकी है और गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करना चाहिए। लेकिन जो लोग रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलते हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे। अभी लॉ कमीशन के
ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बताएं कि हम इसको कैसे लागू करें। लेकिन बीजेपी के एमपी राकेश सिन्हा ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्यसभा में। और आपने अभी सुना होगा पुष्कर सिंह धामी ने भी अनाउंस किया है कि वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। हालांकि कई वर्षों से इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी, और खास तौर पर जस्टिस बोबडे ने, फॉर्मर सीजेआई ऑफ इंडिया, इन्होंने भी कहा था कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले से लगा है, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के अंडर था तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा है। कहता है इन्होंने कहा कि बाकी जो स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, गोवा जाएं और देखें कि कितना खूबसूरत है गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड में, उसको स्टडी करें और पूरे भारत में लागू करें। तो ये एफर्ट आज से नहीं, बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल बिल की कमी होने की वजह से, पॉलिटिकली हिम्मत की कमी होने की वजह से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ना होना औरतों के खिलाफ है। एक्चुअली जब भी तलाक होता है तो इस्लाम में सिर्फ मेल दे सकता है, फीमेल के पास तलाक देने का अधिकार नहीं है, और वो भी यूनिलेटरल है। मेल जो है पहले तो 3 बार एक साथ बोल के तलाक दे देता था, अब उसको 3 मंथ टाइम पीरियड में तलाक देना है। यानी कि जो फीमेल है इस्लाम में उसकी कोई चलती नहीं है। हालांकि हिंदू और बाकी कई कम्युनिटीज में रिफॉर्म आ गया है, अब फीमेल को भी तलाक में बराबर का अधिकार है। आप हैरान होंगे जब हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। आप एक और बात से हैरान होंगे कि अलग अलग धर्मों में, खासतौर पर इस्लाम और हिंदुओं में अलग अलग सजाएं हैं। जैसे कि आंख के बदले में आंख, जान के बदले में जान इस्लाम में है। उसी तरह से गरम तेल के कड़ाहे में आदमी को डाल देना अगर वो किसी को मारता है, या जोंक लगा देनी अगर उसने दूसरे का पैसा चूसा है या खून चूसा है। इस तरह की अलग अलग सजाएं हैं। मगर हम सब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड में तो धर्म की बात नहीं करते, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो फिर धर्म कैसे आ जाता है? यानी कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, क्या वो जवाब दे सकते हैं कि भाई आप यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड में क्यों नहीं धर्म की बात करते हो? आपका धर्म क्या खतरे में नहीं है? क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? जब वो सिविल कोड की बात हो रही है तो आप धर्म ले आते हो। अगर आप सही से धर्म लागू करना चाहते हो तो क्रिमिनल कोड में भी लागू करो, वो तो हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन जो चीज वुमेन के फेवर में है, महिलाओं के अधिकार के साथ है, महिलाओं को बराबरी देखने का है तरीका, उसमें आप धर्म लेके आ जाते हो। तो मेरा ये सवाल इन सभी स्कॉलरों से भी है और आपसे भी है कि अगर हम धर्म ही लागू करना चाहते हैं तो फिर क्रिमिनल कोड भी अलग होना चाहिए, इस्लाम के अलग कोड होने चाहिए, और हिंदुओं के अलग कोड होने चाहिए, सिखों के अलग कोड होने चाहिए, और बुद्धिस्टों के अलग होने चाहिए, पारसियों के अलग कोड होने चाहिए, क्रिश्चियनों के अलग कोड होने चाहिए। जो चीज फीमेल के खिलाफ है उसी पे क्यों धर्म लगाया जा रहा है? आगे बढ़ते हैं। लॉ कमीशन ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू करने, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की लागू करने की जरूरत नहीं। वट एवर पर्सनल लॉ इज दैट इज अगेंस्ट फीमेल दैट मस्ट बी अबॉलिश्ड। अगर हम उसको अबॉलिश कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पर्सनल लॉज जो भी है वो सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर समान आचार संहिता लागू होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो सिविल कोड हैं फीमेल्स बच्चों के अधिकार के खिलाफ ही हैं। अगर हम इन सभी पर्सनल लॉज में से फीमेल के राइट को बराबर कर देंगे, फीमेल्स के राइट के लिए हम चेंजेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली, इसलिए डाइवर्सिटी भी रह जाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि विदेशों में क्या हाल है। आप देखो तो फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी डेमोक्रेटिक देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या वहां इस्लाम के फॉलोअर या बाकी धर्मों के फॉलोअर नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं, मगर वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। तो फिर हमारे देश में ऐसा क्यों अपोजिशन होता है? क्यों? क्योंकि यहां पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है और फीमेल्स को बरगला दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा हिजाब के मामले में कि भाई आप एक औरत को अगर कवर कर देते हो तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, उसकी पहचान खत्म हो गई, और फिर ये सब किस नाम पे हो रहा है? धर्म के नाम पर हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? आप फीमेल को बराबरी में रखो, फीमेल अपने आप को असर्ट कर। इसलिए मैं फीमेल से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई आप अपने अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए फाइट करो। क्यों? क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग समाज है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर रियली आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये धर्म के इन चुंगलों से
हमें बाहर आना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है तो फिर वहां पर क्रिमिनल कोड भी क्यों अलग नहीं होते? क्रिमिनल कोड को भी एक जैसा करना चाहिए, क्रिमिनल कोड को भी धर्म के हिसाब से करना चाहिए। सिर्फ वही चीज जो आपके अधिकार के खिलाफ है, आपको बराबरी का दर्जा नहीं देती, उसी पे ही क्यों इनको इतराज है, उसी पे इनको क्यों धर्म आ जाता है? इसलिए ये सारी बातें हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में डालनी चाहिए और उसी हिसाब से फैसले लेने चाहिए। आपका क्या मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए जो फीमेल्स के अधिकारों को दे, उनको इक्वलिटी दे, उनको एक तरह का ऑनरेबल पोजीशन दे, या पर्सनल लॉ होने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इशू के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।